नमस्ते दोस्तों। भारत का इतिहास वीरता, त्याग और संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है। जब भी हम साहस और स्वाभिमान की बात करते हैं तो एक नाम गर्व से लिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान। और जब हम मध्यकालीन भारत के निर्णायक मोड़ों की चर्चा करते हैं तो मोहम्मद गौरी का नाम भी सामने आता है। इन दोनों महान शासकों के बीच हुए युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये केवल दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्ता, स्वाभिमान और भविष्य की लड़ाई थी। आज हम इन्हीं ऐतिहासिक युद्धों की सच्चाई, कारण और परिणामों के बारे में बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। लगभग 3 वर्षों तक पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपनी सेना को मजबूत करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का निश्चय किया। युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान समझकर वह तराइन के मैदान में पहुंचा। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान भी अनेक राजपूत राजाओं के सहयोग से हिमालय की भांति अडिग होकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस युद्ध का वर्णन इतिहासकार फिरिश्ता ने विस्तार से किया है। युद्ध आरंभ होते ही गौरी की सेना की दाहिनी और बाईं टुकड़ियां टूटने लगी। अनेक सैनिक भाग खड़े हुए। मध्य सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं गौरी कर रहा था, वह भी पृथ्वीराज की सेना के सामने बिखरने लगी। ऐसी स्थिति में मुल्तान के एक अधिकारी ने गौरी को युद्ध भूमि छोड़कर लौट जाने की सलाह दी, परंतु गौरी ने यह सलाह अस्वीकार कर दी। क्रोध में उसने नंगी तलवार लेकर अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, जिससे उसकी सेना में फिर से कुछ उत्साह आया। इसी समय हिंदू सेनापति खांडेराव की दृष्टि गौरी पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया और अपना हाथी उसकी ओर बढ़ाया, परंतु आक्रमण करने से पहले ही गौरी ने भाले से जोरदार वार किया, जिससे खांडेराव के दांत टूट गए। अगले ही क्षण खांडेराव ने भी गौरी पर इतना प्रचंड प्रहार किया कि गौरी लगभग बेहोश हो गया। तभी गौरी के एक कुशल सैनिक ने परिस्थिति को भांप लिया। वो उछलकर गौरी के पीछे घोड़े पर बैठ गया और उसे युद्ध भूमि से बाहर निकाल ले गया। इस प्रकार गौरी की जान बच गई। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की भयानक पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने उसे भटिंडा तक खदेड़ा, परंतु आगे पीछा नहीं किया। राजपूत अपने शत्रु को सदा के लिए समाप्त करने का पाठ नहीं सीख पाए। इसी कारण वे बार बार मिलने वाले अवसरों को खोते रहे और भविष्य की आपत्तियों को जन्म देते रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। भागी हुई सेना के साथ जब मोहम्मद गौरी गजनी पहुंचा तो वह पराजय के आघात से अत्यंत दुखी था। युद्ध से भागे हुए अपने सेनापतियों, जो गोरी खिलजी और खुरासानी वंश के थे, उसने कठोर दंड दिया। उन अमीरों के गलों में घोड़ों के दाने के थैले बांधकर उनमें अनाज भरवाकर नगर में घुमाया गया। जिन्होंने अनाज नहीं खाया उनका सिर काट दिया गया। पराजय का आघात इतना गहरा था कि गौरी 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से भी नहीं मिला और अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पूरी तैयारी के बाद 1192 ईस्वी में वह 1,20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना लेकर पुनः तराइन के मैदान में पहुंचा। इस बार उसके साथ 4 महान सेनापति थे, खारबक, खरमेल, इलाह और मुल्कबा, जो युद्ध व्यूह में अत्यंत निपुण और साहसी थे। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक छोटे बड़े राजपूत राजा अपनी सेनाएं लेकर आए, परंतु कन्नौज का राजा जयचंद नहीं आया। गौरी और पृथ्वीराज के बीच पत्र व्यवहार हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज से इस्लाम स्वीकार करने और अधीनता मानने को कहा। इसके उत्तर में पृथ्वीराज ने कठोर शब्दों में लिखा कि इस बार युद्ध गौरी को भारी पड़ेगा और उनकी विशाल सेना गौरी की सेना का नाश कर देगी। गौरी ने चाल चली। उसने उत्तर दिया कि वह युद्ध नहीं चाहता, बल्कि अपने बड़े भाई के आदेश से आया है और संधि की अनुमति मांगने के लिए दूत भेज चुका है। जब तक उत्तर न आए उसे समय दिया जाए। पृथ्वीराज उसकी इस चाल को समझ नहीं पाए। कई दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। एक रात गौरी ने पूर्ण युद्ध व्यूह रचा। तंबुओं में हल्की रोशनी जलती रहने दी और सेना को चुपचाप चारों ओर फैला दिया। भोर के लगभग 4 बजे जब राजपूत सैनिक अपने नित्य कर्म में लगे थे, गौरी के घुड़सवारों ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना हड़बड़ी में तैयार हुई और भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोपहर तक घमासान युद्ध चलता रहा। पृथ्वीराज की सेना विशाल थी, परंतु उसमें उचित समन्वय और संगठन का अभाव था। इसके विपरीत गौरी की सेना कम होते हुए भी अनुशासन, योजना और संगठन में श्रेष्ठ थी। दोपहर 12 बजे जब परिणाम स्पष्ट नहीं हुआ, तब गौरी स्वयं अपने 12,000 सुरक्षित घुड़सवारों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। तुर्की सेना का एक भाग सदा सुरक्षित रखा जाता था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अचानक उतारा जाता था, जिससे थकी हुई सेना को बल मिलता था। पृथ्वीराज की सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व गोविंद राय कर रहे थे। स्वयं पृथ्वीराज केंद्रीय सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। बाईं ओर के सेनापति भोलानाथ और दाईं ओर पद्मशाह रावल थे। गौरी स्वयं केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने तीरंदाजों को आदेश दिया कि हाथियों के महावतों पर तीर चलाए जाएं,
कई महावत मारे गए, जिससे हाथी बेकाबू होकर भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इससे पृथ्वीराज की सेना में भारी अव्यवस्था फैल गई। गौरी और उसके सेनापतियों ने पूरा दबाव बनाया। अंततः पृथ्वीराज की सेना टूट गई। पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर भागे, परंतु गौरी की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और उनका वध कर दिया। इस प्रकार दिल्ली गौरी के अधिकार में आ गई। अजमेर की गद्दी पर कुछ समय के लिए पृथ्वीराज के पुत्र को अधीनस्थ शासक के रूप में बैठाया गया। अजमेर के मंदिर तोड़े गए और उनके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। जीते हुए प्रदेशों का शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गौरी अपने देश लौट गया। ऐबक ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों झांसी, मेरठ, रणथंभौर, कोइल, अलीगढ़ आदि पर अधिकार कर दिल्ली में तुर्की सत्ता को स्थिर किया। इस प्रकार दिल्ली में राजपूत शासन का अंत हुआ और तुर्क यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई।